जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जीरो शिक्षा सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है कि वन डे वन टॉपिक का जो सीरीज है उसका जो है कि आज तीसरा क्लास है और तीसरा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। हर दिन एक दिन में एक टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। जिन लोगों को भी नहीं पता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए कि ये जो है कि चल रहा है वन डे वन टॉपिक इसमें जुड़ जाए, ताकि इसमें क्या है, हमने जो है कि इससे पहले सेफ्टी चैप्टर करवाया है और उसके बाद जो कि हमने हैंड टूल्स भी करवा रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लगा हुआ, आप वहाँ से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हो। प्लस अगर बात की जाए कि वन डे वन टॉपिक में क्या है खास, तो खास ये है कि एक दिन में मैं जो है कि टॉपिक से जितना सवाल बनेगा बन रहा मैं उसको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आज क्लास है थर्ड क्लास, इसमें क्या चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे लेट करके जितना भी सवाल बने लगभग 100 से 150 सवाल लेके आया हूँ। कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं और ये वही सवाल है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। प्लस लास्ट कहीं ना कहीं पूछा गया, जैसे देख सकते हो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आई ऑफ अप्रेंटिसशिप 2017 में पूछा गया। आप इधर फिर नेक्स्ट देख सकते हो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आई ऑफ 2016 में पूछा गया है। तो फिर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में आई ऑफ में, फिर यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अब जो अलग अलग DMRC में पूछा गया है, DMRC में, फिर ये अलग अलग जो है कि एरिया वाइज पूछा गया अलग अलग जोन में। तो प्लस ALP में हो गया, फिर आपका DRDO, इसरो, सेल, वो सारा क्वेश्चन जो पूछा गया वो सारा सवाल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है कि आप जुड़ के आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप अगर इसको देख रहे हो, इस वीडियो से वॉच कर लोगे ना, और उसके बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो 80 to 90% मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि यहीं से आपको सवाल मिलने वाली है। ठीक है, 80 to 90% ये जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और जो है कि लास्ट ये जो पूछा गया सवाल है वही सब सवाल को जो है कि यहाँ पे पूछा दिया गया है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर का यहाँ पे सोल्यूशन किया जा रहा है। इसमें जो कि क्वेश्चन का आंसर तो बताया जा रहा है, साथ ही साथ उसका नीचे उससे सारा डिटेल्स जो है वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का क्या बोलता है। पहला सवाल है डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट मीट्रिक प्रणाली में डैश में होता है। यहाँ किसके बारे में पूछा था, डायल कैलिपर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कैलिपर एक होती है और एक होती है माइक्रोमीटर। तो कैलिपर का अगर लिस्ट काउंट की बात की तो कैलिपर के लिस्ट काउंट कितने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 0.01, सेकंड है 0.001, थर्ड ऑप्शन है 0.02 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.002। तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात की तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C यानी कि 0.02 mm इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगी। इसका एक और सवाल होता है, एक जो है कि इसमें मिलीमीटर पूछा और एक जो है कि ब्रिटिश में पूछता है। ठीक है, अभी कैलिपर का पूछा, फिर आपको माइक्रोमीटर का भी मिलेगा, लिस्ट काउंट कितना होता है वो सारा पूछेगा। प्लस अगर बात की जाए कि इस आज का क्लास में क्या खास है, तो आज के क्लास में हम लोग जो जितना प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सारा हम लोग देखेंगे, उसका लिस्ट काउंट जो है वो देखेंगे। प्लस उससे जो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वो भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसमें सवाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 150 से ज़्यादा सवाल है। ठीक है, और 150 सवाल एक क्लास में कराऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आपको भी देखने में काफ़ी पसंद नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 क्लास में इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। हमने बता दिया कि इसका आंसर 0.02 होता है। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ A नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो यह एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। इसमें वर्नियर कैलिपर के सभी लक्षण होते हैं, परंतु वर्नियर स्केल के स्थान पर एक डायल, एक थिम्बर रोलर और एक रैक होता है। इसका प्रयोग 0.02 की सूक्ष्मता से बाहरी और अंदरूनी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरमेंट कर सकता है। इसका लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो 0.02 mm होती है। ओके, आपको यह याद करना है कि अगर लिस्ट काउंट पूछे डायल कैलिपर की तो कितना होगा, 0.02। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है। देखिए जो सिद्धांत की बात करें कि किस सिद्धांत पे काम करता है, यहाँ पे अभी सवाल पूछा गया माइक्रोमीटर। एक और आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, DTI जिसको बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अलग अलग जो कि सवाल जो आपको बनते हैं तो सवाल मैं आपको इस सवाल को करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे सवाल क्या दिया है वो देख लेते हैं। हम लोग का जो सवाल है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, ऑप्शन है गियर के अनुपात पर, फिर रैक और पिनियन पर, 2 स्केलों के अंतर पर, या फिर नट एंड बोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा, नट एंड बोल्ट पर।
तो ये देखिए, और यहीं पर अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि रेक और पिनियन। रेक और पिनियन किसका होता है, तो DTI यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो लिस्ट काउंट है, सॉरी ये किस सिद्धांत पर काम करता है, अगर पूछा डायल टेस्ट इंडिकेटर तो हो जाएगा हमारा रेक एंड पिनियन, उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लेकिन बात किसका क्या, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करती है। देखिए जितना मैं सवाल करा रहा हूँ आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर जब भी मैं सवाल पूछता हूँ तो आप भी पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर खुद से पहले लगा सकते हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं बोलो। यहाँ पे देखिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करती है। दो तरह का होता है, एक नट और बोल्ट, और जो है कि लीड और पिच के सिद्धांत पर भी काम करती है, बनाया गया अर्थात नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। क्या है, तो सूक्ष्ममापी यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा किसी जॉब की मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली की अगर बात करें तो 0.001 इंच होता है। इसका लिस्ट काउंट की बात करें तो कितना हो गया, मिलीमीटर में 0.01 और ब्रिटिश में 0.001 इंच हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। जैसे कि हम लोग पर में ही बता दिया कि कितना होता है ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलता है, 0.01 इंच, 0.05 इंच, 0.02 इंच और 001 इंच। तो क्या पूछा गया, वर्नियर कैलिपर का ब्रिटिश में, तो इसका जो लास्ट राइट आंसर हो जाएगा वो 0.001 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या बोलता है, हम ये कैसे डिवाइड किया जाता है। ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। इस प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की 1 इंच की दूरी 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे मेन डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें इस टाइप से रहता है, वहाँ पे जो कि अलग अलग सीरीज में बांटा हुआ रहता है, उसको अलग अलग 10 भागों में बांटा हुआ रहता है। उस जो बांटे हुए खाने को जो बोलते हैं वो टोटल कितने भागों में रहता है, तो 10 भागों में खाने में बांटा हुआ रहता है। उसी वहीं से जो हम लोग उसको मेन डिवीजन बोलते हैं और वहीं से हम लोग जो कि लिस्ट काउंट के थ्रू उसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु को बनाता है, यानी कि माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो कि कुछ इस शेप में होता है। अभी माइक्रोमीटर का हम लोग ड्राइंग भी आगे देखेंगे। कुछ आपको जो है कि जे के आकार में लगेगा, और जो है कि आप में यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपका थिम्बल हो जाता है, रेचेट हो जाता है, फ्रेम होता है, एनविल, इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि माइक्रोमीटर की धातु का फ्रेम पूछा, अभी सिर्फ क्या पूछा है, फ्रेम के बारे में, तो फ्रेम किस मेटल का होता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, ड्रॉप फॉज स्टील, हाई स्पीड स्टील या फिर क्रोम स्टील। तो इसका जो राइट आंसर करे वो हो जाता है हमारा ड्रॉप फॉज स्टील। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माइक्रोमीटर का फ्रेम ड्रॉप फॉज स्टील का बना होता है। इसका आविष्कार जीन पाल्मर 1848 ईस्वी में किया था, परंतु 1867 में पेरिस में इसका सुधरा हुआ नमूना है, जो कि आज के डेट में हम लोग जो देखते हैं अपग्रेडेड, वो जो है कि 1867 में जो बना वो वाला हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो 1848 में बना था, यानी 1848 में, वो वाला को ऑलमोस्ट बंद कर दिया। वो थोड़ा ओल्ड फैशन का था, वो उतना ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं था और उतना अच्छा डिज़ाइन में नहीं था। लेकिन अब का जो बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी में है, जो कि 1867 में बना, और उसका जो है कि जे.आर. ब्राउन ने इसको बनाया था। ओके, यहाँ से इतना सारी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, तो सही पाठ्यांक बताएं। क्या बोले इसमें निगेटिव एरर है, तो हम लोग सही पाठ्यांक यानी कि सही क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए आपको इससे पहले बता दूं कि माइक्रोमीटर की अगर बात करें, माइक्रोमीटर में एरर की, तो माइक्रोमीटर में 3 प्रकार के एरर होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा जीरो एरर, क्या होता है जीरो एरर, दूसरा होता है पॉजिटिव एरर, फिर होता है आपका निगेटिव एरर। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारा एरर हो गया। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर। तो ये सारा को हम लोग देखते हैं हम। तो कैसे, इसमें जो पहला पूछ रहा है कि इसमें निगेटिव एरर, तो निगेटिव एरर को कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक पाठ्यांक, यानी कि जो जनरल है के अनुसार जो कि निगेटिव एरर को जोड़कर, जनरल प्लस निगेटिव एरर को जोड़कर जो आ रहा पाठ्यांक, वास्तविक पाठ्यांक यानी कि जो अभी हमने देखा, मान लो हमने देखा अभी कि आ रहा है 20.03। ओके, कितना रहा 20.03। तो क्या इसमें और किसको जोड़ेंगे, क्या नेगेटिव एरर को जोड़ेंगे, तो जी हाँ, इसमें अगर नेगेटिव एरर जो कि हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं, नेगेटिव एरर मान लीजिए दिखाया गया नेगेटिव एरर 0.02 है। ठीक है, तो 0.02 को यहाँ हम लोग ऐड कर लेंगे। तो अब हमारा क्या पढ़ाएगा 20.05, इसको जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ओके,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ है नहीं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं सही पाठ्यांक इक्वल टू वास्तविक पाठ्यांक, यानी कि सही पढ़ने के लिए क्या करना होगा, पहले जो हमारा एक्चुअल मेजर आया उसको प्लस नेगेटिव एरर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है कि सही इक्वल मतलब जो हमारा सही मेजरिंग आना चाहिए वो आ जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। माइक्रोमीटर का स्पिंडल पर एनविल को मिलाने पर थिम्बल की शून्य तथा डेटम लाइन के सिद्ध में अंतर आ जाता है, इसी को शून्य त्रुटि या फिर जीरो एरर कहते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं। और भी हम लोग जैसे इससे सवाल पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, वैसे वैसे जो हम लोग को और भी क्लियर होते चला जाएगा। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ज्ञात करें। क्या पूछा है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का। इससे पहले हम लोग का जो है कि गेज का ये किसी का पूछा था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी, और अभी जो वर्नियर कैलिपर का पूछा था। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है उस समय ही बता दें हम लोग ना, 0.02 mm। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख ले, इसके बारे में जो लिखा है देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बताएगा। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं, वहाँ मेन स्केल के 49 mm को वर्नियर स्केल के 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। कि यानी कि बोलना चाहिए वन मेन डिवीजन इक्वल टू हो जाता है आपका 50, और वर्नियर स्केल डिवीजन जो मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 49। मेन स्केल डिवीजन आपका हो जाएगा MSD 49, और वर्नियर स्केल डिवीजन आपका जो है कि आपको यहाँ पे 50 हो जाएगा। ओके, वर्नियर स्केल डिवीजन कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। मेन स्केल डिवीजन अगर 49 है और वर्नियर स्केल डिवीजन 50, उसको बराबर भागों में बांट कर आपको बनाया जाता है। हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर निम्न रेंज में उपलब्ध होती है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर कितना रेंज में होता है, ऑप्शन है 25 mm, 50 mm, 75 या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर कोई पूछे कि मीट्रिक में जैसे अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको जो है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर मानना है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी रेंज में 25-25 के रेंज में। अगर इससे कोई पूछे कि ऐसे कितना रेंज में पाया जाता है, तो आपको हमेशा बोलना 0 से 25, यानी कि 25-25 के रेंज में जो है कि माइक्रोमीटर पाया जाता है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, इस टाइप से जो है कि आपका अलग अलग रेंज में जो है कि माइक्रोमीटर पाया जाता है। और वही माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 mm इसका जो है लिस्ट काउंट होता है। और इसका अगर सिद्धांत की बात करें तो यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम नहीं देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। यानी कि अभी इससे पहले हम लोगों ने मेट्रिक में देखा था, अब ब्रिटिश में, और इसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। ब्रिटिश में कितना, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 0.025 mm दे रहा है, बी में दे रहा है 0.01 इंच, सॉरी पहला भी 0.02 इंच है और दूसरा भी 0.01 इंच है। फिर थर्ड में है 0.001 इंच और फोर्थ में है 0.05 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ब्रिटिश में 0.001 इंच। ओके, इंच में मैं आता, यह स्क्रू थ्रेड और लीड पिच के सिद्धांत पर बनाया जाता है। इसमें एक चक्कर में स्पिंडल द्वारा तय की गई रेखीय दूरी स्क्रू के पिच के बराबर होती है। तो क्या होती है, रेखीय दूरी जो है स्क्रू पिच के बराबर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली में डैश तक सूक्ष्म माप तक मार्किंग की जा सकती है। यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में हम लोग कितना सूक्ष्म माप तक मार्किंग कर सकते हैं। यानी कि इसका देखिए लिस्ट काउंट के बारे में ही कुल मिलाकर पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर है, हम लोग ब्रिटिश प्रणाली का लिस्ट काउंट में देखें तो हम लोग माइक्रोमीटर का तो कितना होता है 0.001 इंच। ठीक है, तो वही इसका जो है कि मिनिमम इसका मेजरिंग हो जाता है। अब देखिए क्या लिखा, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्लीव के 1 इंच के भाग को पहले 10 डिवीजन में तथा प्रत्येक मेन डिवीजन को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है होता है। इस प्रकार 1 इंच को कुल 40 भागों में बांटा गया है। अतः देखिए लिस्ट काउंट कैसे निकाला है तो वो भी देख लीजिए। 1 इंच को जो है कि पहले 40 से डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, 1 इंच को 40 से 1 को अगर हम 40 डिवाइड करते तो कितना आएगा 0.025 इंच। और वहीं जो कि अर्थात थिम्बल के एक चक्कर यानी कि एक सब डिवीजन कितना हो गया 1/40 इक्वल टू 0.025 इंच हो गया यहाँ पे। तो वहीं थिम्बल डिवीजन की बात करके एक राउंड जो अगर पूरा हमारा घूमेगा तो कितना आ गया हमारा 0.025 mm चलता है। जैसे कि अगर मिलीमीटर में बोला जाए तो एक राउंड पूरा घुमाएंगे तो कितना जाएगा, तो 0.05 जाता है, सॉरी
0.5 mm कितना जाता है 0.5 mm, यही इंच वाला में बात किया तो 0.025 इंच तक चलता है। ठीक है, थिम्बल को 25 बराबर भागों में बांटा गया है और उसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है। लिस्ट काउंट कैसे निकालता है, तो पिच अपॉन थिम्बल में कुल भागों की संख्या, तो पिच हमारा कितना था 1/40 और जो कि कुल संख्या कितना है तो डिवाइडेड बाई 25, तो 25 क्या हो चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 1/25। ठीक है, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/40 गुना 25 होता है 1000 और 1000 को अगर 1 से हम लोग भागा देंगे तो 0.001 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिस्ट काउंट निकाल के दिखा दिया गया। और कैसे निकाला गया वो भी आप लोग आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, चित्र में दर्शाए गए गुणीय के एक्स यानी गुणिया मतलब ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है कि ट्राई स्क्वायर का एक्स भाग कौन सा है। तो ट्राई स्क्वायर में देखिए 2 भाग होता है मुख्यतः, जो कि 2 भाग होता है, एक को बोलते हैं स्टॉक, ये वाला भाग को बोलते हैं स्टॉक और ऊपर वाला भाग को बोलते हैं ब्लेड। ओके, क्या बोलते हैं ब्लेड, ऊपर वाला भाग को ब्लेड और नीचे वाला भाग को स्टॉक, और ये दोनों जो एक दूसरे के 90 डिग्री के परपेंडिकुलर में खड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया किसके बारे में, एक्स के बारे में, यानी ये वाला भाग, तो ये वाला भाग को क्या बोलते हैं स्टॉक। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेट एज दिया है एक ऑप्शन, एक दिया है ब्लेड, एक स्टॉक और स्टील रूल। तो इसमें स्टील रूल से कोई मैटर नहीं करता, यहाँ जो 2 ही चीज़ होता है मेन मुख्यतः, एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टॉक। एक्स, इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स द्वारा प्रदर्शित भुजा को स्टॉक कहते हैं। इसमें कठोरी कहते हैं यानी कि हार्ड स्टील का बना रहता है यह, और एक ब्लेड होता है जो कि 90 डिग्री कोण पर स्टॉक से जुड़ा होता है। इसके मापने की एक्यूरेसी जो है लगभग 0.002 mm होती है, कितना पे, प्रति 10 mm लंबाई पर। हर 10 mm की लंबाई अगर बात करें 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर 0.002 mm तक का एक्यूरेसी होता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा था, ऑप्शन देख लीजिए, 1/8 इंच से 1/4 इंच प्रति फुट, या फिर 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट, 1/4 इंच से 3/4 इंच प्रति फुट, या फिर इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट। ओके, प्रति फुट होता है। स्टील रूल का उपयोग बिना सहिष्णुता के साथ जॉब को रेखीय माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील रूल द्वारा माप लंबवत रखते हुए लिया जाता है जिससे लंब त्रुटि ना हो, यानी कि वर्टिकल कोई एरर ना आए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि गुनिया का साइज लिया जाता है, यानी कि गुनिया मतलब ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ लिया जाता है, स्टॉक की लंबाई एवं चौड़ाई से, ब्लेड की लंबाई एवं चौड़ाई से, या फिर स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, या फिर इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी हमारा का एक ट्राई स्क्वायर होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये आपका जो है कि ब्लेड हो, सॉरी स्टॉक हो गया ये वाला भाग, और ये वाला भाग आपका ब्लेड हो गया, और इन दोनों के बीच में जो है कि एक यहाँ पे कट रहता है, अंडर कट जिसको बोलते हैं, वो क्या रहता है, तो जॉब के बर को जो है बर को स्थान देने के लिए क्या होता है, जो हमारा जॉब आता है, जॉब हम लोग जो वर्किंग करके कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि कट, उसमें जो बर रहता है उस बर का कॉर्नर भाग हिस्सा को जो कॉर्नर निकला हुआ रहता है उसको यहाँ पे स्थान दे लेके यहाँ पे कट बना हुआ रहता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। ओके, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, गुनिया का साइज स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। ये 100 mm से 150 mm तथा 200 mm तक के साइज में उपलब्ध होती है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग फाइलिंग अथवा मशीन की हुई सतहों की स्क्वायरनेस की चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप बता सकते हैं। इस देखिए अब क्या पूछा है, इससे पहले स्टॉक के बारे में एक्स यहाँ पे दिखाया गया था, अभी जो है कि यहाँ पे दिखा था। आप लोग कोई भी आंसर बना सकते हो, आप लोग खुद से आंसर बना लेना। ओके, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण, यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए कौन सा टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, स्लिप गेज, बेवल प्रोटेक्टर या फिर कैलिपर। तो इसका आंसर हम लोग बता चुका है, क्या होता है ट्राई स्क्वायर, यानी कि गुनिया। गुनिया क्या होगा, ट्राई स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका क्या पूछा, एंगल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एंगल के माप के लिए। इससे पहले ट्राई स्क्वायर क्या करता है, ट्राई स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में ही मापता है, यानी कि फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि बेवल कोण को, एंगल को मेजर करना आता है। एंगल को मेजर किसके द्वारा किया जाता है, तो बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेवल प्रोटेक्टर हो जाएगा।
किसी कोण की एक्यूरेसी को मापने के लिए बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका लिस्ट काउंट जो है कि 1/12 डिग्री यानी कि 5 यूनिट होता है। कोई भी अगर पूछे बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, अगर ऑप्शन में डिग्री में दिया हुआ तो 1/12 डिग्री करेंगे। वहीं अगर मिलीमीटर में किया गया है, सॉरी मिनट में, तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 मिनट इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कैलिपर के द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई एवं अथवा व्यास को मापा जाता है। स्लिप गेज की सहायता से टॉलरेंस की एक्यूरेसी को मापा जाता है। देखिए स्लिप सबके बारे में यहाँ पर दे दिया। बेवल, इससे पहले हम लोग ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। ट्राई स्क्वायर में क्या था, ये स्क्वायरनेस को चेक करता है। स्लिप के फिर यहाँ पे जो कि बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में देख लीजिए, जो कि एंगल मेजरमेंट के लिए आता है। फिर वहीं पे जो कि स्लिप गेज की अगर बात करें, स्लिप गेज क्या है, ये लंबाई चौड़ाई, ये जो स्लिप गेज टॉलरेंस की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। वहीं कैलिपर जो है कि लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन बार की लंबाई डैश के बीच की दूरी होती है। तो साइन बार के बारे में बात कर रहा है। तो साइन बार, इससे पहले देखिए क्या ऑप्शन था यहाँ पे, स्लिप गेज था, सॉरी, यहाँ पे आप साइन बार के बारे में पूछ दिया कि साइन बार की लंबाई किसके बीच दूरी तय करते हैं। ऑप्शन है साइन बार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, साइन बार का विकर्णीय या तिर्यक लंबाई से, यानी कि जो हम लोग करते हैं उसका क्या, ये जो विकर्ण होता है उससे, या फिर रोलर के बाहरी केंद्र से, या रोलर के केंद्र से। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि साइन बार की लंबाई रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। यह टूल स्टील की बनी हुई एक आयताकार ब्लॉक होती है जिसके दोनों सिरों पर स्टेप बना होता है। भारतीय मानक के अनुसार यह प्रायः 20 से 300 एवं साइज में मिलती है। यह जो कि त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर आधारित होती है। ओके, ये नहीं देखते हैं। बॉल या रोलर का उपयोग परिशुद्ध मापन के लिए किया जाता है। क्योंकि बॉल तथा रोलर क्यों किया जाता है भाई, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोलता है, यह परिशुद्धता पूर्ण होती है, इसका एक्यूरेसी बहुत होता है, पूरा होता है। ये लाइन या पॉइंट का जो है कि संपर्क प्रदान करता है, टच प्रदान करता है, संभालने में आसान होता है, या फिर इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है ये लाइन या बिंदु के संपर्क में को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी के बारे में दिया गया है कि बॉल या रोलर का उपयोग परिशुद्धता मापने की एक्यूरेसी में मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये रेखा के बिंदु संपर्क या जो लाइन है उसका पॉइंट के टच में आता है। ये रोलर संपर्क जो है, रोलर टच बियरिंग के उदाहरण है, जिसमें रोलर संपर्क में बॉल और रोलर को मूविंग व स्थिर तत्वों के बीच रखा जाता है। रोलिंग संपर्क बियरिंग अधिक भार के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए यूज करता है, तो अधिक भार के लिए रोलर बियरिंग। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। ये देखिए WCS से क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के आपके साथ देखिए कई बार होता है क्या है ना कि थ्योरी बोल के इसमें 1-2 क्वेश्चन जो है कि WCS का भी डाल दिया जाता है। तो इसे रिलेट करके यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि कई बार आपको जो है कि ननटेक का एग्जाम, जो टेक्निकल एग्जाम में तो पूछा ही जाता और ननटेक का भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला है कि 3 मापक मर्तबान, यानी कि 3 जो है कि मापने का औजार हैं, जिसमें कि 15 mm, 50 mm तथा 30 मिलीमीटर की क्षमता है। किसी भी मापन मर्तबाल द्वारा सटीक मापने करने योग्य लिस्ट काउंट क्षमता ज्ञात करें, अल्पतम ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे बनाता है। इसमें क्या दिया है कि 15, 50 तथा 30 मिलीमीटर का क्षमता वाला है। तो इसको कैसे किया है, ऐसे सवालों को क्या करना है कि 15, 50 एवं क्या है 30, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 150 mm, 150, ठीक है 150। तो वही इसका जो कि राइट आंसर है 150 ml। इसको बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बनाया गया है कि ऐसा सवाल रहे तो उसको 15 मिली, 50 मिली और 30 मिलीलीटर की क्षमता का जो है उसका जो है कि एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने में जो 150 आ जाएगा, तो वही जो इसका योग्य क्षमता होगा। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं 3 मेजरिंग जॉस हैव कैपेबल ऑफ द 15 ml, 50 ml एंड 30 ml करके बनाया हुआ है। आप वहाँ पे सवाल को इंग्लिश में भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए एक टॉपिक भी दे दिया गया है। टॉपिक क्या है,
डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग टूल्स एंड देयर मटेरियल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे जो कि अलग अलग प्रकार का जो है कि मेजरिंग टूल्स को दिखाया जाएगा एवं जो है कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी बताया जाएगा। और वो सिर्फ बताया नहीं जाएगा। देखिए ये सारा जितना भी सवाल है ना, वो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया। वो चाहे ALP हो, DMRC हो, आपका दिल्ली मेट्रो वगैरह, फिर से कोलकाता मेट्रो, आपका जो है कि सेल, बोकारो, एनसेल वगैरह, सारा जो सवाल प्रीवियस पूछा गया है वही सारा सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक ब्रोच के पीछे के दांते। तो एक ब्रोच के बारे में पूछा गया। तो ब्रोच क्या होता है? ब्रोच एक जो है कि टूल है। ब्रोच में मल्टीपर्पज़ के लिए अलग अलग टूल होती है। इसमें जो है कि अगर बात करें कि ये पतला काटता है, ज़्यादा काटता है, वर्टिकल काटता है, तो इसमें बहुत सारा ऑपरेशन किया जाता है, अलग अलग जो है कि वर्क किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जब भी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सारा कंपनी में ब्रोचिंग मशीन का बहुत ही ज़्यादा यूज है। लार्ज क्वांटिटी में जो है कि उस मशीन का यूज़ होता है। आपको जो है कि वो सारा मैं आपको क्वेश्चन के बीच में ही आपको समझाते चलूँगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिलहाल क्या पूछ रहा है, वो देखिए एक ब्रोच के पीछे के दांते। तो पूछ रहा है कि ब्रोचिंग मशीन जो है, ब्रोच टूल है, उसके पीछे के दांते कैसा होता है? क्या बर्निश करने के काम आता है, बर्निश करने के काम, न्यूनतम धातु हटाने के लिए, अधिकतम धातु, या फिर कोई भी धातु नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अधिकतम धातु हटाने के लिए। देखिए होता कैसे है ब्रोचिंग, ये आपका एक के पीछे एक स्टेप से आपका जो है कि एक असेंटरिंग में टूल रहेगा। पहला कट आपको जो है कि ये पतला वाला एरिया देगा, फिर उसका पीछे हल्का सा रहेगा वो, फिर तीसरा, फिर ये आपको चौथा। ये आपको जो है कि कंटिन्यूस आपको कट करेगा, वर्टिकली में ऊपर से नीचे आपको ये गिरेगा। तो ये आपका क्या है, हर वक्त आपका टूल जो है कि धीरे धीरे महीन काटते हुए अधिक मात्रा में धातु को हटाने के योग्य होता है। ये कितने mm को मोटी प्लेट को काट सकता है वो सारा भी हम लोग देखेंगे। उसके बारे में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक ब्रोच के पीछे के दांते अधिकतम धातु हटाते हैं। ब्रोचिंग का वह संक्रिय है जिसके अंतर्गत कटाई औजार को खींचकर या धकेलकर कार्यखंड पर वांछित मशीनिंग की जाती है। इसमें प्रयुक्त कटाई औजार ब्रोच कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें जो कटाई औजार जो टूल का है उसको हम लोग ब्रोच कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नीचे दिए गए मापक यंत्र की पहचान करें। ये जो है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? हमने आपको जो है कि एक बार अभी बताया ही रहा था कि माइक्रोमीटर एक होता है और एक होता है DTI, जो कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हमारा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और हम माइक्रोमीटर की बात करें तो ये हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य। तो क्या आप ड्राइंग को देख के पहचान सकते हैं क्या है? यहाँ पर देखिए प्लंजर है, इस जगह डायल है, फिर देखिए ये पूरा तो पहला बात इसका जो नाम हो गया वो हो जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं? DTI। तो इसका जो है कि अलग अलग पार्ट्स होता है। कई बार जो है कि एक्सेस, जैसे कि हमने अभी स्टॉक और ब्लेड का देखे थे कि कहीं एक कोना में एक्स को चिन्हित करके कर दिया गया था और वहाँ से पूछा गया था कि इस एक्स भाग का नाम बताए। वैसे जो कि DTI में किसी भी एक भाग का नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग उसका सारा पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। सारा पार्ट्स का नाम में क्या है? इस एरिया को बोलते हैं प्लंजर। क्या बोलते हैं? प्लंजर। और नीचे जो एरिया यहाँ पे जो टच होता है जो जॉब के साथ, वर्कपीस के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग बॉल कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर जस्ट ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लंजर। फिर और ऊपर आएंगे तो ये हो जाता है डायल, जो कि अंदर में नंबर जो दिया हुआ है, ये सारा जो नंबर है ये हो गया हमारा डायल। थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ पेन को। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग डायल, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं कि कवर है, ये क्या है जो बाहर से लगा हुआ, ये पूरा इसका कवर रहता है। फिर आता है नीडल, ये जो नीडल है ये वाला को बोलते हैं हम लोग नीडल। फिर उसके बाद आता है कैप, ये ऊपर से एक शीशा का जो लगा होता है वो है। फिर एक आ गया आपका स्क्रू, ये वाला भाग को स्क्रू बोलते हैं। और यहीं जो ये छोटा वाला अंदर में है उसको रिवॉल्विंग काउंटर बोलते हैं, उल्टा। देखिए ये क्या होता है ना, ये बड़ा वाला सुई ये क्लॉकवाइज घूमता है और वहीं जो छोटा वाला सुई है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। और ये जो है कि रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। वहीं इसके बारे में बात करें तो इसकी बनावट एक प्लंजर होता है। इसकी बनावट में एक प्लंजर होता है जो कि सर्कुलर बॉडी में स्लाइड करता है और जैसे ही प्लंजर के मूवमेंट की मात्रा को रिकॉर्ड किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के कैम में प्लंजर दो बॉसेस के बीच में स्लाइड करता है, ठीक है। क्या बना जब भी जो है, और ये जो DTI है ये वर्क क्या करता है? तो ये ओवरनेस को ज़्यादा चेक करता है। क्या करता है? ओवरनेस को चेक करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर हेड का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्क्वायर हेड का, तो स्क्वायर हेड का कार्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोनों में मार्किंग व चेकिंग करना,
सेकंड ऑप्शन बोलता है कोनों की 1 डिग्री की शुद्धता में मार्किंग व मेजरिंग करना। थर्ड बोलता है कोनों की 5 डिग्री की परिशुद्धता में चेकिंग करना। फोर्थ बोलता है सिलेंड्रिकल जॉब के सेंटर की स्थापना करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हेड का प्रयोग किसी एज के साथ समानांतर या समकोण में लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोनों को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड की बात करते हैं, इसका देखिए इसमें जो है कि 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्क्वायर हेड, एक सेंटर, एक जो है कि आपका एंगल में चेक करने के लिए। तो स्क्वायर हेड किस टाइप से बनाता है? इस टाइप का रहता है और हल्का सा आपको यहाँ से इस टाइप से आके और यहाँ पे, तो ये जो है कि 90 डिग्री चेक करता है और ये वाला भाग जो है कि 45 डिग्री चेक करता है। हम उसका भी हम लोग ड्राइंग को आगे देखेंगे। वर्नियर हाइट गेज में डेटम कौन सा है? तो वर्नियर हाइट गेज के बारे में पूछा है। तो वर्नियर हाइट गेज में कैसा होता है? तो आपका जो कि वर्टिकल खड़ा रहेगा, यहाँ पे जो है कि आपका बेस रहेगा, इस जगह उसका कटिंग पॉइंट मार्किंग मेजरिंग रहेगा, बीच में आपका जो है कि वर्नियर स्केल बना रहेगा और ये जो है कि सीधा जो वर्टिकल है ये आपका बीम रहेगा। तो इन ऑप्शन क्या दिया है? वर्नियर हाइट गेज में डेटम कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्नियर स्केल, फिर सेकंड है बीम, थर्ड है आधार और फोर्थ है स्क्राइबर। तो इसका डेटम माने कि डेटम जो टच पॉइंट होता है, जहाँ से हम लोग फर्स्ट से 0 पॉइंट ले लेते हैं, तो वो हमारा होता है आधार यानी कि बेस। तो वर्नियर हाइट गेज में डेटम आधार होता है यानी कि बेस होता है और यह कास्ट स्टील या फिर एल्युमिनियम एलॉय की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल संयोजित होता है? तो वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर जो कि मेन स्केल बना होता है, तो हमारा जो है बना होता है बीम पर। हमने इससे पहले अभी जो बताया था ऊपर वाला क्वेश्चन में, तो वही आपको यहाँ पे सवाल दे दी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या बोलता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मेन स्केल डिवीजन का मान होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? 1 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। ओके, यहाँ पे नीचे उसका हम देख सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर प्रायः निकेल, क्रोमियम, स्टील के बनाए जाते हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकेल एवं क्रोमियम के बनाए जाते हैं। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वर्नियर हाइट गेज का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देख लेते हैं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, साइन बार एवं टेम्पलेट। तो जितना भी वर्नियर आएगा हमने बता दिया है कि सारा वर्नियर किस में आएगा, तो वर्नियर से रिलेटेड आएगा तो उसका जो एक ही हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। वो चाहे वर्नियर कैलिपर हो, वर्नियर हाइट गेज हो, ये सारा जो है वर्नियर माइक्रोमीटर जब पूछेगा तो भी वही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो किस पे आ जाएगा? वर्नियर हाइट गेज वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत पे कार्य करता है। वर्नियर हाइट गेज वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर कार्य करता है, से संबंधित है। ओके, ये कहाँ पूछा गया? तो देख सकते हैं ये आपका DRDO मशीन 2016 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट देखिए सेल का भी सवाल है, सेल बोकारो में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? इसके द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग की एक्यूरेसी में माप सकते हैं। यह कथन संबंधित है किससे? ऑप्शन क्या बोलता है? माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमें क्या बोला है कि 12वें हिस्से में माप सकते हैं, यहाँ 12वें यहाँ के 12th हिस्से में माप सकते हैं। तो कौन सा था हमारा? वह है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ओके, जिसका कि लिस्ट में कितना होता है? 5 मिनट, यानी कि 1/12 अगर करोगे तो हमारा कितना आएगा? 5 मिनट आएगा। 1/12 डिग्री करोगे तो हमारा लिस्ट कौन क्या आएगा? 5 मिनट। वर्नियर हाइट गेज की ऊंचाई डैश द्वारा वर्णित की जाती है। तो वर्नियर हाइट गेज की ऊंचाई किससे करी जाती है? बीम की ऊंचाई से, गोल ब्लॉक की ऊंचाई से, या फिर स्टील रूल की ऊंचाई से, या फिर ऑफसेट स्क्राइबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गोल ब्लॉक की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। इसके बारे में देख लीजिए। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग वर्कशॉप में जॉब बनाते समय उस बीम की ऊंचाई को मापने व मार्किंग के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट टॉपिक, इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm व ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक सूक्ष्म माप की मार्किंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और आगे बोलता है इसकी मेन स्केल बेस पर लंब रूप यानी कि बीम में फिट रहती है। वहीं आगे देखें तो इसकी ऊंचाई बीम की ऊंचाई द्वारा वर्णित की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज द्वारा डैश तक एक्यूरेसी में मापी जाती है। तो मीट्रिक प्रणाली वर्नियर हाइट गेज, तो इसका जो हमने पहले बता दिया था 0.02 mm, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज का बेस बना होता है, आधार बना होता है कास्ट स्टील का, एल्युमिनियम स्टील का, या फिर किसका? ये A और B दोनों का, या फिर कॉपर का। तो वर्नियर हाइट गेज की बात की गई तो वर्नियर हाइट गेज का किसका बना था? तो कास्ट स्टील और एल्युमिनियम एलॉय के। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि बोथ का बना होता है।
वर्नियर हाइट गेज का बेस जो कि कास्ट एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। यह आयताकार एवं भारी होता है। इसकी निचली सतह को अच्छी प्रकार से ग्राइंड करके जो है कि मध्य भाग को खाली रखा जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये किस टाइप से होता है, तो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। ठीक है, ये वाला भाग उभरा और ये वाला भाग जो है कि खाली, जो आपको ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला भाग आपका खाली रहता है और ये भी इस टाइप से रहता है, ताकि आप जब यहाँ पे होल्ड करो तो आप आसानी से पकड़ सकते हो। ओके, ये वाला भाग खाली रहता है और ये वाला भाग जो आपको ब्लू और पिंक से दिख रहा है वो आपको उभरा रहता है। इसी के ऊपर आपका बीम खड़ा रहता है, बीम में ही स्केल रहता है सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्नियर हाइट गेज में मुख्य स्केल का, क्या क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा एरर आ रहा है। वर्नियर हाइट गेज में मुख्य स्केल के समान डैश भागे लगा होता है। कौन सा भाग लगा होता है? ऑप्शन है चल जबरा यानी कि मोबाइल जॉ, फिर चल निब या मोबाइल निब, या फिर दोनों। तो जो है कि वर्नियर हाइट गेज का आगे में जो है कि मोबाइल निब लगा होता है, सॉरी क्या लगा होता है, तो दोनों, यानी कि मोबाइल जॉ एंड मोबाइल निब दोनों लगाता है। वर्नियर हाइट गेज वर्नियर स्केल के साथ जो है कि मुख में मेन स्केल में के समान चल जबरा उन चल निब लगा होता है। चलिए देखते हैं। दर्शाए गए चित्र में जो है कि गुनिया का वर्क क्या है, ये पूछ रहा है कि जो हमारा गुनिया है ये क्या वर्क कर रहा है। तो हमने पहले ही बोला है कि गुनिया यानी कि ट्रायस्क्वायर का वर्क क्या है, स्क्वायरनेस चेक करना एवं फ्लैटनेस चेक करना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोलता है। फर्स्ट ऑप्शन है समानांतर, समतलता या वर्गाकारिता या समकोणिता। तो यानी कि वर्गाकारिता यानी कि स्क्वायरनेस को ये चेक करा। दर्शाए गए चित्र में जो ट्रायस्क्वायर स्क्वायरनेस की जांच की जा रही है। फिर वहीं अगर बात करें कि गुनिया के प्रकार यानी कि ट्रायस्क्वायर के प्रकार कितने होते हैं, तो इसके बारे में देख लीजिए। जॉब के एज के समकोण में लाइनों की मार्किंग करने के लिए इसका प्रकार नहीं प्रयोग, तो इसका प्रयोग क्या क्या होता है, तो जॉब के समकोण में लाइनों की मार्किंग करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए एवं वर्कपीस की 90 डिग्री को में सेट करके जो कि वर्क करने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चित्र में दर्शाएगा कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले जो कि क्या किया गया था, तो ये जो कि 90 डिग्री स्क्वायरनेस चेक कर रहा है और ये जो है आपका समतलता यानी कि फ्लैटनेस को चेक कर रहा है। कहाँ पूछा गया, तो CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन में आपको पूछा गया है, इसको समतलता यानी कि फ्लैटनेस की जांच कर रहा है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर और भाग को जुड़ा है। मशीन की सतहों की स्क्वायरनेस की जांच की जाती है इसके द्वारा, किसके द्वारा, तो ट्रायस्क्वायर। फिर जॉब की समतलता यानी कि स्क्वायरनेस की जाँच की जाती है। फिर निर्मित जॉब के किनारों पर समकोण रेखित अंकित किया जाता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया है तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इस्पात पैमाने को मापक सूक्ष्मता निम्न होती है। यानी कि एक जो है कि इस्पात पैमाने मतलब कि आपका जो है कि स्टील रूल के बारे में बात कर रहा है। किसका बारे में, तो स्टील रूल के बारे में। स्टील रूल, तो स्टील रूल का जो है लिस्ट काउंट कितना होता है, तो उसका जो है कि लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.5 mm, यानी कि इसका जो लास्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। स्टील रूल की मापक जो एक्यूरेसी होती है ये 0.5 mm होती है। ये 150, 300, 600 मिलीमीटर माप में होती है। स्प्रिंग स्टील या जंगरोधी स्टेनलेस स्टील में उपलब्ध होती है, जिन पर 10 mm व 5 mm क्या लिखा है, 10 mm, 0.5 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm की अंश में माप बने होते हैं। ठीक है, इसका जो मेजरिंग है वो अलग अलग माप में लाइनें खींची होती है। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कितना नंबर है, तो 33 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस 33 नंबर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने लोग अभी तक देखें इस वीडियो को, तो सभी लोग लाइक तो जरूर कर दो यार, लाइक कर दो, ताकि जो है कि मैं आपको और भी कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ले लाऊँ, कंटिन्यू से सीरीज को चलाऊँ और अपने जो है कि दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि जो है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे तो ही मुझे भी अच्छा लगेगा कि वीडियो बनाने में, वरना फिर मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आपको फ्री में सारा जो भी आप बहुत जगह के कोर्स को आप परचेस करते हो, यहाँ आपको कोर्स भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, ओनली फ्री में यूट्यूब पे आपको सारा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। जितना भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप पहला सवाल जब टॉपिक को देख लो पहला क्लास में कि हम बता चुके हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपका क्लास देंगे, वो सारा टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ कि कवर कराऊँगा। 1 डे 1 टॉपिक जो सीरीज चल रहा है वो सारा उसमें जो है कि मैं आपको सारा कंप्लीट कर दूँगा। यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में इंजीनियरिंग गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर के प्रकार को पहचाने, किस टाइप का ट्राई स्क्वायर है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंजीनियरिंग स्क्वायर बेवेल एज स्टॉक सहित है, यानी कि जो आपका
इंजीनियरिंग स्क्वायर है, क्या वो बेवल एज सहित है? सेकंड ऑप्शन बोलता है इंजीनियरिंग स्क्वायर स्टॉक सहित है, तो जी हाँ स्टॉक तो है, बेवल का पता नहीं, बेवल तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट बोलता है इंजीनियरिंग स्क्वायर फ्लैंज सहित है, फ्लैंज इसमें तो है ही नहीं जी, होता ही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो किसके साथ है? ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर स्टॉक के साथ है, ये वाला स्टॉक जिसको बोलते हैं हम लोग, आपको पहले ही बता चुके हैं हम, वही जी आपको यहाँ पे दिया गया। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या बोलता है गुनिया के द्वारा किस एंगल को चेकिंग कर सकते हैं? यानी कि ट्रांसफर के द्वारा जो है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की चेकिंग कर सकते हैं। ओके, गुनिया के द्वारा हम लोग जो कि 90 डिग्री की चेकिंग कर सकते हैं। और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायरनेस चेक करने के लिए इसका वो यूज़ करते हैं, क्या के लिए? तो स्क्वायरनेस जॉब के एज के समकोण की मार्किंग के लिए करते हैं। फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम 90 डिग्री में किसी भी वर्कपीस को मशीन पर सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। गुनिया का प्रयोग करते हैं, तो गुनिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन है टूल रूम में, दर्जी या कारपेंटर, लैब में, या फिर ऑल्दो इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए गुनिया का प्रयोग जो कि टूल रूम में भी करते हैं, दर्जी और कारपेंटर में भी करते हैं। हालांकि इसमें जो राइट आंसर क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया है, पर कोई नहीं, यहाँ एक ऑप्शन आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको एक बता दूँ, जब भी अगर ऐसा ऑप्शन दे, अगर ए एंड बी नहीं दिया है, ए एंड बी कॉम्बो ऑप्शन नंबर सी में या फिर डी में, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को ही मारिएगा। क्योंकि मैंने देखा है एएलपी में, फिर आपका जो है कि अन्य सारे कंपनी वगैरह में, सेल वगैरह में भी आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है कि बी को ही माना गया है। तो यहाँ पे भी आपको राइट आंसर इसी को देना होगा, दर्जी एवं कारपेंटर। हालांकि इसका जो यूज है, तो इसका यूज टूल रूम में भी होता है और कारपेंट्री सेक्शन में भी होता है। इसका बारे में देख लीजिए। तो यार ये कहाँ पूछा गया? आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2014 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? पहले ही बता चुके हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप लोग लगा सकते हो आंसर आसानी से, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है? तो स्टैंडर्ड स्टील रूल हम पहले बता चुके हैं किसका बना होता है, तो यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह 150, 300, 600 mm में मिलती है। इसकी मेजरिंग जो है कि 10 mm, 5 mm, 1 mm तथा 0.5 mm के डिफरेंस में होती है। इसकी अगर मोटाई थिकनेस की बात की जाए तो 0.12 से लेकर 0.18 mm तक होती है, और इसकी एक्यूरेसी लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.5 mm तक में यह चेक कर सकती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर में क्या बोलता है गुनिया के ब्लेड के नीचे अंडरकट लगा होता है। तो क्यों लगा जाता है? क्या वो सुंदरता देखने के लिए? जी नहीं, सुंदरता से क्या मतलब, यार जॉब बनाना है तो मेकअप थोड़ी करना है लड़की को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सही माप के लिए। तो सही माप के लिए तो करते हैं, लेकिन उसमें मैप से क्या मतलब? यहाँ पे क्योंकि गुनिया के अंदर यहाँ पे एक अंडरकट होता है, तो अंडरकट जो कि सही माप के लिए नहीं बल्कि जॉब के कर्नर को स्थान देने के लिए, जो कि या तो कई जगह आपको मिलेगा बर को स्थान देगा, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बर को स्थान देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं, यानी कि कैलिपर की बात कर रहा है। कौन सा कैलिपर? तो आपको उसमें जैनी कैलिपर हो सकता है, ऑर्डरले कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जो भी कैलिपर आता है वो सारा इसके अंदर है। तो कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन है टूल स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या फिर ब्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोलता है कैलिपर कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो कार्बन स्टील के बने होते हैं, और यह एक साधारण यंत्र है जिसका उपयोग किसी जॉब के विपरीत पक्षों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर के द्वारा जॉब के समानांतर की जांच उच्च परिशुद्धता के साथ की जा सकती है। ओके, वो हाई एक्यूरेसी के साथ इसका जो है कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया सवाल है कि पाइपिंग की मोटाई के मापन के लिए निम्नलिखित में से सूक्ष्म मापी में कौन सबसे उपयुक्त है? पाइप की मोटाई ने थिकनेस बोल रहा है मापने के लिए, क्या डेप्थ माइक्रोमीटर? ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, फ्लेंज माइक्रोमीटर या फिर नलिका सूक्ष्म मापी, और नेक्स्ट है पेच चूड़ी सूक्ष्म मापी, यानी कि ये बोल रहा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ये बोल रहा फ्लेंज माइक्रोमीटर, ये बोल रहा डेप्थ माइक्रोमीटर, या फिर ये बोल रहा है कि ट्यूब माइक्रोमीटर, नलिका यानी कि ट्यूब माइक्रोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे क्या नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूब माइक्रोमीटर। यह एक पाइप की मोटाई मापने के लिए सूक्ष्म मापी यंत्र है। फिर गहराई सूक्ष्म मापी में खांचा ग्रूव्स की गहराई मापते हैं। पेच मतलब स्क्रू जो कि चूड़ी सूक्ष्म मापी में चूड़ी का पिच बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है
स्टील नियम में सबसे कम गिनती है, यानी कि स्टील रूल की बात करते हैं, स्टील रूल में सबसे कम काउंटिंग कितना कर सकते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन क्या दिया है, 0.5 mm, 0.01 mm, 0.05 या फिर 0.02। ये हमने क्या बताया था, वर्नियर कैलिपर का बताया था, वर्नियर कैलिपर। ये किसका है, तो माइक्रोमीटर का, ठीक है। और ये किसका है, तो 0.5, ये जो का हमारा स्टील रूल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो रैक और पिनियन पहले हमने बता चुका है कि रैक और पिनियन जो है कि किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर। देखिए क्वेश्चन को कैसे बताया है, देखिए यहाँ पे, इससे पहले हमने बोला था कि DTI यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है कि आपका रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अभी इसने जो है कि बता दिया कि सिद्धांत यानी कि रैक और पिनियन जो है कि सिद्धांत पर काम करता है, तो कौन सा काम करता है, तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर। और माइक्रोमीटर की बात करें तो किस पे होता है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे आपका कार्य करता है। देख सकते हैं इसके बारे में क्या है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर यह जो कि रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक जो है कि सूक्ष्म मापी यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा किसी जॉब के पृष्ठ की समतलता यानी कि फ्लैटनेस एवं पैरेललिज्म और टेपरनेस को जो है कि चेक करता है। ओके, जांच की जाती है, इसे डायल गेज या फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल विभाजन 19 mm को वर्नियर स्केल के 20 समान भागों में बांटा गया है। देखिए आपको जो है कि यहाँ पे पूरा लिस्ट काउंट मिलीमीटर में निकालने के लिए सिखा दिया जाएगा अभी इस सवाल में। इससे पहले हम लोग जो कि ब्रिटिश में सीख चुके हैं, अब जो है कि मिलीमीटर में सीखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली देखिए आपको सवाल कुछ ऐसे ही रहता है एग्जाम में, डिटो टेक्नीशियन बी में पूछा गया कि अगर आपका यहाँ पे कि जब मेन स्केल वर्नियर स्केल का 20 भाग, क्या बोला है, वर्नियर स्केल का 20 भाग को जो है कि मेन स्केल का 19 भाग, तो इसका जो लिस्ट काउंट निकालने के लिए यहाँ पे, तो पहला बात इसका लिस्ट काउंट होगा 0.02 एवं होता है आपका किसका, तो वर्नियर कैलिपर का। देखिए आपको यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है। इसका पहला बात उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर 1 जो है कि वर्नियर स्केल डिवीजन। तो कितना क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 19, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 20। तो 1 माइनस 19 में से 20 घटाएंगे तो 20 में से 20 में से 19 गया तो 1/20 हो जाता है। 1/20 को करोगे तो 0.05 mm आएगा। आपको जो है कि देखिए अलग अलग यहाँ पे आपको एक 19-20 का पूछ दिया, 19-20, एक आपको पूछता है 9-10, ठीक है, एक पूछता है आपको 49 और 50, और एक बोलता है आपको 99 और 100। तो यही 3-4 जो है कि आपको अलग अलग सवाल बनेंगे, अलग बनाने का तरीका सबका सेम ही है। अगर और आपको सवाल मिलेगा मैं आपको जो है कि वो सारा सवाल भी आपको करवा दूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं को समन्वित प्रणाली डैश है। यार बहुत ही ज़्यादा हिंदी हो गई, इसको तो हिंदी पे अधिकतम व न्यूनतम, अच्छा हाँ, हायर और न्यूनतम जो कि टॉलरेंस के बारे में बात कर रहा है कि अगर हायर कौन सा है जिसमें कि एक ही तरफ, अच्छा ये गेज के बारे में बात कर रहा है कि ये गेज एक ही तरफ जो है कि मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज को ज्ञात करने के लिए है, तो कौन सा होगा, क्या उसमें प्रोग्रामिंग प्लग गेज होगा, टेपर गेज होगा, या फिर स्क्वायर गेज, या फिर स्नैप गेज। तो इसका जो होगा प्रोग्रेसिव प्लग यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या देता है, तो ऑप्शन नंबर 44 का यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो डी में क्या था आपका, वही जो होगा पेज नाली। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में बहुत ज़्यादा ही हिंदी है तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं के समंजन के कठोरता को स्नैप गेज कहते हैं। यह गेज बाहरी व्यास की जांच में उपयोग किया जाता है। सॉरी, ये जो है कि एक साइड का नहीं, आपको जो है कि बाहरी और आंतरिक गेज के बारे में पूछा था, तो यह जो है कि बाहरी और ये यू शेप जैसा होता है। ओके ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है कि ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि समंजित गेज और स्नैप गेज के बारे में पूछ रहा था। अगर इस इंग्लिश सवाल रहता या फिर इंग्लिश वर्ड में रहता तो जरूर मैं बता पाता, थोड़ा सा एरर हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग जो इसको मैनेज कर सकते हो। चलिए 45 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, डैश के मापन है तो भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग किया जाता है। यानी कि यार किसके मापन के लिए भीतरी, तो इंटरनल एरिया को मापना होगा, यानी कि इंटरनल फैक्टर। डैश के मापन है तो भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग किया जाता है। एंड इनसाइड माइक्रोमीटर कैन नॉट, अरे यार कौन सा नहीं किया जाता पूछ रहा है, इंग्लिश में देखिए कैन नॉट है, और मापन है तो भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग
या सॉरी यहाँ पे नहीं वाला कट गई है, तो कैन नॉट बी यूज, तो कैन नॉट की किसका यूज नहीं करेंगे। तो अगर इंटरनल मापना है तो बाहरी माइक्रोमीटर है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसका यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, नहीं है पूछा गया, ठीक है, इसलिए तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन को नहीं चेक करेंगे, से नहीं चेक करेंगे। इसके बारे में देख लीजिए क्या है कि भीतरी माइक्रोमीटर का उपयोग बाहरी माप लेने के लिए नहीं किया जाता है। भीतरी माइक्रोमीटर का उपयोग भीतरी माप लेने के लिए इंटरनल एरिया को मापने के लिए होता है। इसके द्वारा 2 इंच व 50 mm तक जो है कि कम माप नहीं ले सकते हैं। मिनिमम 2 इंच और फिर मिनिमम जो है कि 50 mm से कम माप को नहीं ले सकते। इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है, और यह अगर ब्रिटिश में बात करें इंच में तो 0.001 इंच होता है। ऑप्शन माइक्रोमीटर का प्रयोग मापों को मापने के लिए किया जाता है। इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm या फिर 0.001 इंच होता है। आज के क्लास में जो कि मैं फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ। 46 नंबर का सवाल मैं कल करूँगा। आप लोग चाहो तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल चित्र का उदाहरण है। तुल चित्र यानी कि क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन, इंग्लिश देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो है कि कंपैरिजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मैं जो है कि बाकी का बचा हुआ जितना भी आपका सवाल है, अभी देखिए बहुत सारे इसमें सवाल है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है कि करवा दूंगा। आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बाकी का सवाल नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल के क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। कब कहाँ से करना, तो 46 नंबर से आपको करना है। 46 नंबर जो है कि आपका होमवर्क भी हो गया 46 नंबर। तो आपको इसका जो राइट आंसर को कमेंट करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए आप अगर जब तक शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो फिर मैं कैसे जानूंगा कि आप लोग जो कि मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद नहीं करोगे तो फिर मैं ये जो कि सीरीज जो चला रहा हूँ वो बंद कर दूंगा, और फिर आपको जो है कि आपका तैयारी फिर आपके भरोसे रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वाचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।